नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज हम लोग पॉलिटी की हमारी सीरीज जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम बहुत ही एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल कौन से रिलेटेड हैं इससे और क्या इफेक्ट डालते हैं किसी एक पर्सन की लाइफ में, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनके ब्रीच होने पर आप कहाँ पर जाकर इनको रेक्टिफाई करवा सकते हो। ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये पॉलिटी का। तो फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं और फॉरेनर सिटीजन्स को भी दिए गए हैं। मतलब कुछ राइट्स ऐसे हैं जो इंडियंस को भी मिले हुए हैं और जो फॉरेन से आते हैं लोग इंडिया में, एलियंस इसको हम कह सकते हैं, जो बाहर की कंट्री से इंडिया में आएंगे उनको यहाँ पर एलियंस कह सकते हो आप लोग, वर्ड यूज किया गया है। तो कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इंडियंस को मिले हुए हैं और कुछ जो है बाकी सभी को मिले हुए हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जिनको अगर वो ब्रीच होते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा तो आप उनको पाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है जी। तो कुछ राइट जैसे कि मैरिज करने का राइट है, प्राइवेसी का राइट है या फिर रिलीजन का राइट है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं मैरिज के राइट का। अब कोई पर्सन है, मान लो ए और कोई पर्सन है बी, इन दोनों को आपस में मैरिज करनी है तो ये राइट इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है कि ये अपने मनपसंद पर्सन के साथ मैरिज कर सकते हैं। अगर इनको कोई रोकता है तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 या फिर ये हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। इनके पास फुली राइट है ये। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोटेक्ट है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है जी। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये टोटल कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो 3rd पार्ट है वो रिलेटेड है अपना फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है जी। स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन बाद में एक राइट को डिलीट कर दिया गया, मतलब उसके बाद कितने राइट रह गए? 6। और जो डिलीट किया गया था वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी, द राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 था ये डिलीट कर दिया गया था लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट किया गया था? तो वो है आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अब ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। इसी में ही जो है आपका राइट टू लाइफ आता है आर्टिकल 21 के अंदर, उसी के अंदर आपका मैरिज वाला राइट आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 तक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं किसी भी बंदे के, वो आर्टिकल 29-30 तक हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, मतलब कि अगर कोई सा भी राइट इनमें से ब्रीच होता है जो ये दे रखे हैं, ठीक है, तो कोई बंदा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये बताया गया है। ये रेमेडी के लिए आर्टिकल खुद ही फंडामेंटल राइट बना के दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब ये आर्टिकल्स देख लेते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर कौन सा फंडामेंटल राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, लेकिन हम अकेला आर्टिकल देखते हैं इंडिविजुअली तौर पे। जैसे कि आर्टिकल 14 है, इसमें क्या कहा गया है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ के आगे सभी सेम है। स्पेशल प्रोविजन कुछ की गई है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, कुछ स्पेशल प्रोविजन की गई है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए। आर्टिकल 15 है, इसमें प्रोहिबिशन किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इन किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे। ठीक है जी। और स्पेशल प्रोविजन की गई है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, और स्पेशल प्रोविजन की गई है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी। ऐसी प्रोविजन की जा सकती हैं, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है कि स्पेशल प्रोविजन की जा सकती हैं वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए और जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए।
आर्टिकल 16 आता है आपका, ये जो पब्लिक जॉब्स होती हैं, पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें इक्वलिटी के बारे में कहा गया है, लेकिन रिजर्वेशन दी जा सकती है वुमेन और चिल्ड्रन को, और एडवांसमेंट के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। आर्टिकल 17 जो है वो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको छुआछूत कहा जाता है कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनको छूना पाप है या गलत है, उनको छूना नहीं है, उनसे दूर रहना है। ये सब कुछ जो पुराने इंडिया में ये ऐसी प्रथाएं जो थी उनको अबोलिश किया गया है आर्टिकल 17 के द्वारा। आर्टिकल 18 के द्वारा ओबोलिशन ऑफ टाइटल्स ने लेकर, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे सर मैडम ये ऐसे टाइटल नहीं होते थे, मेन से दिए जाते थे मेन पर्सनों को, राय बहादुर, ये सब टाइटलों को अबोलिश किया गया है अंडर आर्टिकल 18। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है ये। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया आर्टिकल 19 में। Government can impose reasonable restrictions on the exercise of these rights in the interest of the security of the state, friendly relation with the foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence। Means स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट, प्रोफेशन, इन सभी पे राइट्स आपको मिले हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। वो कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में आपको दिए गए हैं। जो राइट टू प्रेस होता है वो भी आपको आर्टिकल 19 के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ 4 ऑफेंसेस। जैसे कि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी ऑफेंस के लिए एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ, जो कि उसी टाइम पे जिस टाइम पे कमिट किया गया है ऑफेंस उस टाइम पे वो लॉ एनफोर्स में हो। मान लो कि कोई लॉ बनाया गया चोरी करना गलत है, तो अगर कोई पर्सन चोरी करता है आज के टाइम पे तो उसको वो सजा उसके लिए मिलेगी। ऐसे मतलब जो टाइम पे लॉ बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी। उसके अलावा नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड फॉर एनी एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। मान लो कि किसी आज के टाइम पे मान लो आप लोग कि फेसबुक चलाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आज से 10 साल बाद फेसबुक चलाना जो है वो एक क्राइम बन गया। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि आपने उस टाइम पे फेसबुक चलाई थी तो आज आपको सजा मिलेगी। नहीं, जो उस टाइम पे कानून है, जिन चीजों को प्रोहिबिट किया गया है उसी के लिए आपको जो है कन्विक्शन मिलेगा या फिर आपको सजा मिलेगी किसी भी पर्सन को। ठीक है जी। नेक्स्ट है नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, किसी भी एक ऑफेंस के लिए 2 बार उसको पुनिश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी के अंदर राइट टू मैरिज आता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। ठीक है जी, 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एजुकेशन के लिए इसमें कहा गया है आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिए गए हैं आपके आर्टिकल 23 to 24। आर्टिकल 23 में कहा गया है प्रोहिबिशन होगा सर्टेन तरह की ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स में, मतलब कि किसी भी ह्यूमन बींग को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, बच्चों को फैक्ट्रीज में काम पे नहीं लगाना है, ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, कि सभी को अपने रिलीजन को मानना, प्रोपगेट करना, प्रैक्टिस करना, ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। ठीक है जी। आर्टिकल 26 के अनुसार किसी भी पर्सन को फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 फ्रीडम है एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, द स्टेट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। स्टेट किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन पे कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करती है प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 28 में फ्रीडम दिया गया है टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। दिस राइट डज नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट। इसके अलावा आर्टिकल 29 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के अंडर आता है, जिसमें कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके आगे हम पढ़ेंगे जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 हमें दिया गया है। इसमें कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से वेज हमको मिले हुए हैं ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर।
जैसे कि हमें कुछ रिट्स मिली हुई हैं, रिट्स हैं कुछ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है जब किसी पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। ठीक है, रिट क्या होता है? एक ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा। ठीक है जी। अब कौन कौन सी रिट्स हैं? सबसे पहले हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस रिट्स में क्या है कि मान लो किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पुलिस को वो रिट जारी कर सकता है हैबेस कॉर्पस कि आप उस पर्सन को कोर्ट में लेकर आओ, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करो। तो ऐसे किसी पर्सन को कोर्ट में लाने के लिए जो किसी दूसरी बॉडी ने उसको डिटेन करके रखा हुआ है, तो ऐसी रिट को हम कहते हैं हैबेस कॉर्पस रिट। ठीक है जी। इलीगल अरेस्ट से बचाने के लिए रिट्स होती हैं। इसमें ये याद रखना है आपको कि द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मैंडेमस इसमें होता है कि हम कमांड दे रहे हैं, इसका मतलब जो है। ठीक है, ये कोई कोर्ट इशू करता है किसी पब्लिक ऑफिशियल्स को कि जो उसकी ड्यूटी है उनको वो परफॉर्म करें, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको मैंडेमस जो रिट है इसको इशू किया जा सकता है किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, स्कोप्स और मैंडेमस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसमें होता है कि रोकना। हाई कोर्ट रोकता है इसको लोअर कोर्ट को इशू करके, लोअर कोर्ट की तरफ इशू करके कि आप जो अपना एक दायरा है, जुरिस्डिक्शन है, उससे बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और आप उन पावर्स को यूज कर रहे हैं जो आपके दायरे में नहीं आती, तो उस ऐसा करने के लिए उनको कोर्ट्स, छोटे कोर्ट्स को जो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट्स हैं उनको रोकने के लिए एक हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो इशू करता है प्रोहिबिशन रिट को। ठीक है जी। ये इशू की जा सकती है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, लेजिस्लेटिव बॉडीज होगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, इनके अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता। इससे नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो हमारी रिट आती है वो होती है स्टैट्यूटरी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इंफॉर्म्ड। ये हाई कोर्ट जो कोई होता है, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू करता है कि या तो आप जो केस आपके पास पड़ा है उसको ट्रांसफर कर दो, हमारी तरफ उसको ट्रांसफर कर दो, या उसका ऑर्डर जो होता है उसको स्क्वैश करने के लिए ये जो है आपका स्टैट्यूटरी जो है एक रिट जो है वो इशू की जाती है। ठीक है, जैसे कि प्रोहिबिशन है, ये मान लो कोई एक कोर्ट है, एक कोर्ट है, इसमें कोई केस चल रहा है। ठीक है, कोई केस चल रहा है, मान लो कुछ कोई भी केस चल रहा है, तो प्रोहिबिशन जब इशू की जा रही है तो आप एक कोर्ट को रोक रहे हैं कि आप जो ये केस पे जजमेंट दे रहे हो ये आपके जुरिडिक्शन से बाहर है, ये केस में आप जो है जजमेंट नहीं दे सकते, ये है प्रोहिबिशन। और ये स्टैट्यूटरी क्या है, इसमें क्या कहता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब इशू करता है कि एक को ही कि जो आपके पास ये केस चल रहा है ये केस आपके जुरिडिक्शन से बाहर है, इसमें आप जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो प्रोहिबिशन है उसमें क्या होता है कि जब केस चल रहा होता है वो तभी इशू की जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो ये फोर्थ नंबर वाली है जो स्टैट्यूटरी है ये कब इशू की जा सकती है? या तो केस चल रहा हो या केस की जजमेंट आ गई हो, ये दोनों केसेस में इशू की जा सकती है। इसलिए जो ऊपर वाली है जो प्रोहिबिशन है ये सिर्फ प्रिवेंटिव है मेजर में, मतलब सिर्फ आप रोक सकते हो, और जो ये फोर्थ नंबर वाली है इसमें आप रोक भी सकते हो, केस चलते चलते भी इशू कर सकते हो, और अगर जजमेंट दे दी गई है आप इसको तब भी जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, उसको स्क्वैश कर सकते हो और तब भी इसको इशू कर सकते हो। बस दोनों में यही फर्क है। उसके बाद आती है क्यो वारंटो। इसमें होता है कि किसी भी एक पर्सन को, कोई एक पर्सन है अगर वो किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है तो उसके अगेंस्ट इसको इशू किया जाता है कि आप किसी पब्लिक ऑफिस में बैठे हो लेकिन आपके पास वहां पर बैठने की क्या आपके पास लीगैलिटी है। ठीक है, उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए क्यो वारंटो की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। ठीक है जी, तो ये चार पांच हमारी रिट्स जो हमने डिस्कस की, इसमें की सबसे पहले हमने डिस्कस की हैबेस कॉर्पस, फिर हमने मैंडेमस, फिर हमने डिस्कस की प्रोहिबिशन, फिर स्टैट्यूटरी और फिर क्यो वारंटो। ठीक है जी, और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जो है इन रिट्स को इशू करते हैं। ठीक है जी, अभी इंडिया में सिर्फ दोनों हुई मेन
एक हाई कोर्ट्स होगी जो इंडिया के अंदर है और एक मेन सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के अंदर है। हाई कोर्ट सभी स्टेट्स की और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं यही रेट्स को इशू कर सकते हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं वो इशू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही इन रेट्स को इशू कर सकता है और जो हाई कोर्ट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी इन रेट्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स और उनसे रिलेटेड जो रिट्स हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं उसके बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।